नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर ओपिनियन पोल का बड़ा नतीजा सामने है। आपकी बार तेजस्वी यादव की सरकार और महागठबंधन को मिल सकती है 180 से ज़्यादा सीटें। वहीं चिराग पासवान के सामने बड़ी चुनौती है। ये दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चिराग पासवान एनडीए में रहें या फिर एकला चलोरे का बिगुल बजाएं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह की शरण में चिराग पासवान, नीतीश की शिकायत और बिगड़ेगी बात एनडीए के भीतर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए में फूट के संकेत सामने दिख रहे हैं और जिसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू का सूपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव पर ओपिनियन पोल, अब की बार तेजस्वी की सरकार और महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इस बीच हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद और सबका कहना है अब की बार तेजस्वी की सरकार। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को नकार दिया है। आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 180 प्लस सीट। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 180 प्लस सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 30 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10 प्लस सीटें जा सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग के सामने बड़ी चुनौती, एनडीए के साथ रहें या बजाएं एकला चलोरे का बिगुल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 3 प्रत्याशियों ने पहले दिन अपना पर्चा दाखिल भी कर दिया, लेकिन अगर दोनों बड़े राजनीतिक गठबंधनों की बात करें तो फाइनल सेटलमेंट होता नहीं दिख रहा। एक तरफ सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, तो वहीं चिराग पासवान अब भी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर भी सीटों का तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। राज्य के महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों पर समन्वय नहीं हो पा रहा है। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा तो मायावती के साथ गठबंधन भी कर चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बीते मंगलवार को एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज अहमद कैफी ने यह कहकर सबको हतप्रभ कर दिया कि चिराग पासवान उनकी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। अब एलजेपी का यह बयान बीजेपी के ताज़ा बयान से बिल्कुल उलट है। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से साफ किया जा चुका है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और वो ही राज्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एएनआई से कैफी ने बातचीत में कहा था कि पार्टी सदस्यों का भी यही मानना है कि हमें कम से कम 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं भी पार्टी से यही गुजारिश करूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह की शरण में चिराग पासवान, नीतीश की शिकायत और बिगड़ेगी बात। जी हां दोस्तों, एनडीए में लगभग जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारों को लेकर सहमति बन गई है। अब पेच चॉइस की सीट को लेकर फंसी है। जेडीयू कुछ शहरी सीटें भी चाहती है। सीटों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी और जेडीयू प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एलजेपी के चिराग पासवान की मांग पर अभी कोई विचार नहीं है। चिराग एनडीए में 40 सीटें मांग रहे हैं। अब चिराग पासवान को उम्मीद सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से है। अमित शाह ही इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली से लेकर पटना में तक बीजेपी के आला नेता माथापच्ची कर रहे हैं। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। गुरुवार को चिराग पासवान ने भी बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग ने शाह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अपने शिकायत पत्र से अवगत कराया है। साथ ही बिहार में अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट की मांग को दोहराया है। एलजेपी सूत्रों के अनुसार बीजेपी को एलजेपी से कोई समस्या नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अमित शाह इस विवाद को सुलझाते हैं तो क्या गठबंधन के दूसरे साथी इसे मानने को तैयार होंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर कोई समस्या नहीं है। हम 1-2 दिन में सारी चीजें सार्वजनिक कर देंगे। एलजेपी की प्रमुख की डिमांड को लेकर थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।
करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया का बीजेपी पर हमला, बोले आज इन्होंने विपक्ष को गिराया है, कल जनता इनकी सरकार गिराएगी। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने अब यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया के जरिए कन्हैया ने योगी मोदी सरकार पर इशारों में जोरदार हमला बोला है। अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, सरकार सत्ता के अहंकार में यह भूल चुकी है कि लोगों के वोट और सपोर्ट से कुर्सी मिली है, मीडिया मैनेजमेंट से नहीं। आज इन्होंने विपक्ष को गिराया है, कल जनता इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। हाथरस कांड को लेकर कन्हैया ने अपने ट्वीट में लिखा, अंतिम संस्कार का हक भी प्रशासन ने छीन लिया। आखिर इस हड़बड़ी की वजह क्या है? ये रवैया तो ब्रिटिश राज की याद ताज़ा करता है। दरअसल ये लोग नया भारत नहीं, अंग्रेजों के जमाने का भारत बना रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में वह लिखते हैं, जलाने से भला सच कहां दफन होता है, धुआं बनकर पूरे गगन में फैल जाता है। पूर्व जेएनयू छात्र नेता का यह भी कहना है, हाथरस मामले में देश जानना चाहता है कि सही धाराओं में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, कार्रवाई में देरी क्यों की गई, पीड़िता का पार्थिव शरीर परिवार को अंतिम संस्कार के लिए क्यों नहीं दिया गया, परिवार और प्रशासन के बयान आपस में विरोधी क्यों हैं, क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव काम कर रहा है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों के खिलाफ गुस्सा, जेडीयू से कितने का कट सकता है पत्ता, जानिए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों बड़े गठबंधन अभी तक सहयोगी दलों से सीटें फाइनल नहीं कर पाई है। संभावना है कि शुक्रवार तक भाजपा, जेडीयू और एलजेपी के बीच कोई फाइनल फॉर्मूला निकल आए, लेकिन सत्ताधारी दलों की चुनौती यही खत्म नहीं होने वाली। उन्हें टिकट बंटवारे में भी फूंक फूंक कर कदम उठाना है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है। सत्ताधारी विधायकों को भी उनके अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर खासकर जेडीयू ने काफी मंथन किया है और जानकारी है कि दर्जन भर से ज्यादा मौजूदा एमएलए दोबारा टिकट पाने में नाकाम रह सकते हैं। विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के लिए गुरुवार से नामांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। इस मसले पर बुधवार को दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है और गुरुवार को पटना में भी जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के साथ प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इन दलों के बीच आपस में जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो, इतना तो लगभग तय लगता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के सारे विधायकों को दोबारा टिकट देकर चुनाव मैदान में भेजने के मूड में नहीं लग रहे हैं। इसकी वजह है एंटी इनकम्बेंसी, जो कि सत्ताधारी दल के कई विधायकों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में बगावत के सुर तेज, पूर्व विधायक ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पहले ही अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव से पहले दल बदलकर आए चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा घमासान भाजपा में है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन सिंधिया समर्थक चेहरों के चुनाव में उतारा जाएगा, जिससे पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। देवासी के हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मनोज चौधरी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यहां से 4 बार भाजपा विधायक रहे वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने सीधे तौर पर पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। डॉक्टर तेज सिंह सेंधव ने साफ कर दिया है कि अगर भाजपा ने मनोज चौधरी को टिकट दिया तो वे खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव ने अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गिराने में खरीद फरोख्त की जो राजनीति हुई है वह प्रजातंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस से आए चेहरे को पार्टी टिकट देती है तो यह उन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है जिन्होंने दिन रात खून पसीने से पार्टी को सींचा है। पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देना चाहिए। वरिष्ठ नेता ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कहा कि मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री, संगठन और केंद्र तक पहुंचा दी है। अगर मुझे टिकट नहीं दी गई तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून का विरोध, पंजाब में 3 अक्टूबर से ट्रैक्टर रैलियां करेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए 3 से 5 अक्टूबर तक पंजाब में ट्रैक्टर रैलियों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। पार्टी ने कहा पंजाब के सभी मंत्री व कांग्रेस विधायक इस रैली में शामिल होंगे। इसमें पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान किसानों की नाराजगी और उनके दर्द के लिए आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिनकी आजीविका और भविष्य को केंद्रीय कानूनों ने दांव पर लगा दिया है। पंजाब में कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार राज्य भर के किसान संगठनों द्वारा समर्थित ट्रैक्टर रैलियों में 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी, जिसका प्रसार 3 दिनों में विभिन्न जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय रैली के लिए सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है और इस दौरान कोविड-19 के मानकों का खास ध्यान रखा जाएगा। रैली के अंतिम दिन 5 अक्टूबर को हरियाणा में कई कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण करेगी कांग्रेस अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को 1 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय परिसर बंजरिया पंडाल आश्रम पूर्वी चंपारण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर 151 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी वर्चुअली सोनिया गांधी सम्मानित करेंगी तथा उन्हें एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। प्रतिमा अनावरण के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष उपस्थित कांग्रेस जनों एवं अन्य लोगों को जूम के माध्यम से संबोधित भी करेंगी। इस प्रतिमा की स्थापना महात्मा गांधी प्रतिमा स्थापना एवं संरक्षण समिति पूर्वी चंपारण द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में पटना सदाकत आश्रम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की अध्यक्षता में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता गण भी सम्मिलित होंगे। सदाकत आश्रम में 100 से अधिक दलित समाज के लोग भी कल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाकर की जाएगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।